हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम टीजीटी पीजीटी रिलेटेड आर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था अपभ्रंश शैली पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन चित्रकला के में अपभ्रंश शैली पार्ट 2। अपभ्रंश शैली या जैन शैली पार्ट 2 पढ़ेंगे। अपभ्रंश शैली में किन दो वैष्णव ग्रंथों का निर्माण किया गया है, तो वो हैं मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती का। अपभ्रंश शैली में किस ग्रंथ पर आधारित कामशास्त्र से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, तो वो रतिरहस्य और कामसूत्र पर आधारित। जैन कला भारत की किस क्षेत्र की है, तो वो पश्चिम क्षेत्र की है। जैन चित्र कागज पर कब बने, तो वो 15वीं सदी में बने थे। जैन चित्रकला कहलाती है पोथी चित्र। ये जो है क्या कहते हैं, इसमें वो छोटे छोटे चित्र जो गुड्डे गुड़ियों नुमा बन गए हैं और पोथी में ही सिमट के रह गई है, इसलिए इनको जैन कला में जो है पोथी चित्र कहा गया है। अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा है, तो वैष्णव धर्म तथा जैन धर्म रहा है। जैन शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो वे श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं। जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है, तो गहरी लाल रंग की है। जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है, तो वो 11वीं शताब्दी से 15वीं सदी तक है। गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ, तो गुजरात में हुआ। गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो जैन शैली के नाम से, यानी जैन शैली को ही गुजरात शैली भी कहते हैं। गुजरात शैली का चित्रण काल कब काल रहा, तो गुजरात शैली का चित्रण काल 15वीं शताब्दी रहा। जैन शैली को गुजरात शैली का नाम किसने दिया था, तो वो दिया था NC मेहता ने। इनका पूरा नाम था नाना लाल चमन लाल मेहता। जैन शैली और अपभ्रंश शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा था, तो कहा था आनंद कुमार स्वामी तथा लामा तारानाथ ने। वो लामा तारानाथ जी जो है, जहाँ पर जो शैली देखते थे उसका नाम वही रख देते थे। जैसे इन्होंने जैन शैली को पश्चिम में देखा तो इन्होंने पश्चिमी शैली इसका नाम पुकारा, इसको पश्चिमी शैली के नाम से पुकारा। अपभ्रंश जैन शैली के प्रमुख केंद्र, अपभ्रंश या फिर जैन शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, मांडू, मालवा, जौनपुर। खाली जगह से निकली हुई आंख किस शैली की विशेषता है, तो ये किस शैली की विशेषता है? कहीं से भी आंख निकाल दिया जहाँ खाली जगह पाया, तो वो है अपभ्रंश शैली या जैन शैली। अपभ्रंश जैन शैली के चित्र उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में हैं, तो वो हैं भारत कला भवन वाराणसी में। आइए अगला देखते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों में मुख्य रूप से कौन चित्रित है, तो उसमें जो है महावीर स्वामी तथा जैन तीर्थंकर चित्रित हैं, यानी अपभ्रंश शैली और जैन शैली दोनों में। अपभ्रंश शैली जैन शैली के चित्र किस आकार में है, तो चौकोर आकार में है। अपभ्रंश शैली या जैन शैली किस शैली में विलुप्त हुई है, तो जो ये दोनों शैलियाँ खो गई हैं, कहाँ खोई हैं? राजस्थानी शैली में, यानी दोनों शैली राजस्थानी शैली में मिल गई हैं। लय और गति का पूर्ण अभाव किस शैली में है, तो वह है अपभ्रंश शैली या जैन शैली में। अपभ्रंश या जैन शैली में किस शैली का प्रभाव है, तो ईरानी कला का प्रभाव है। जैन शैली के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह है गुजरात से प्राप्त हुआ है। प्राकृत भाषाओं का रचनाकाल कहा गया है, तो वह मध्यकाल को कहा गया है। ग्रामीण और ग्राम्य शैली के नाम से, ये जो ग्रामीण और ग्राम्य शैली है, इसे भी ये मतलब अपभ्रंश शैली को ही कहा गया है। कपड़े पर बने चित्रों को कहते हैं पटचित्र। अब यहाँ पर एक देखिए, बाल गोपाल स्तुति का अपभ्रंश शैली में बना हुआ चित्र है। बाल गोपाल स्तुति बोस्टन संग्रहालय में रखी गई है, लिखी गई है। ये किस पर है? कागज पर बनी हुई है। बेरुल के भित्ति चित्र को किस शैली का उत्कृष्ट नमूना माना गया है, तो अपभ्रंश शैली का। बेरुल में जो भित्ति चित्र है वो किस शैली का उदाहरण है? अपभ्रंश शैली का। स्वर्णिम रंग का प्रयोग पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में कब से दिखाई देता है, तो मध्यकाल में दिखाई देता है। और किस सदी में? 14वीं सदी में। पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में मानवाकृतियों की बनावट कैसी थी, तो गुड्डे गुड़ियों जैसी। बताया गया कि गुड्डे गुड़ियों जैसी बनावट थी। जो पश्चिम भारतीय शैली में मुद्राओं की बनावट कैसी थी, तो मुद्राओं की यानी कि पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मुद्राओं की बनावट कैसी थी पश्चिम भारतीय शैली में, तो वो थी जकड़ी हुई एवं ऐंठन युक्त। इस पे टिक करना है आपको। पश्चिम भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी है, तो काली स्याही से कलम द्वारा।
तीर्थंकर देवताओं में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो प्रतीकात्मक रंगों का प्रयोग किया गया है। अब है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित के रचयिता कौन है? तो वो है हेमचंद्राचार्य। उत्तर मध्यकाल में बने चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो है 3 भागों में। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। बौद्ध शैली के पुस्तकों के चित्र, जैन शैली के पुस्तकों के चित्र और सुलिपि शैली के पुस्तकों के चित्र। अब है कल्पसूत्र की कौन सी प्रति स्वर्णाक्षरों में लिखित है? तो एक ऐसी प्रति थी जो स्वर्णाक्षरों में लिखी गई थी, वो कौन सी थी? जौनपुर के बादशाह हुसैन सरकी के समय में थी। चित्रित पुस्तक थी 1465 ईस्वी की प्रति, जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित रखी गई है। किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से स्याही से बनाया गया है? तो वो था अभ्रंश शैली। जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? तो जैन शैली के जो चित्र थे वो प्राथमिक रंग से बने थे। पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा है? पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण अस्वाभाविक है। पट चित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया? तो पट चित्रों के निर्माण में गौड़ शैली को अपनाया गया। और कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो एनसी मेहता को गुजरात से मिली थी। तो एनसी मेहता गुजरात से कौन सी मिली थी? बसंत विलास। श्री मेहता को बसंत विलास का स्क्रॉल कब मिला? तो ये मिला था 1925 में ईस्वी में। यह किस प्रकार का चित्रपट है? तो ये कुंडली नुमा है। जैसे राजा महाराजा के यहाँ आपने देखा होगा कि वो आता है मतलब किसी का भेजा हुआ पत्र आता है, तो उसमें जब वो खोलते हैं तो कुंडली जैसा मुड़ा हुआ रहता है, वही कुंडली नुमा। बसंत विलास के चित्रपट में कितने चित्र हैं? तो वो 79 चित्र हैं, यानी 79। किस ग्रंथ में केवल अलंकरण किया गया है? तो वो 1062 ईस्वी के ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ था? भगवती सूत्र की प्रति में चित्रों के स्थान पर अलंकरण किया गया है। चौर पंचशिखा के चित्रों में क्या चित्रित है? तो वो बिल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला चित्रित है। ये देखिए वो चित्र बना हुआ है, बिल्हड़ और चंपावती। चौर पंचशिखा अभ्रंश शैली का है। सबसे पहली चित्रित कृति ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपि कौन सी थी? तो वो थी निशित चूर्ण, जो कि श्वेतांबर धर्म। निशित चूर्ण का निर्माण काल क्या है? तो वो सिद्धराज जयसिंह का राज्यकाल 1100 ईस्वी। पाक शास्त्र का ग्रंथ नियामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया है? तो गयासुद्दीन खिलजी के समय में। और कब से कब तक उनका समय था? 1469 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, यानी 1469 से 1500 ईस्वी तक। 16वीं शताब्दी के कौन से 2 ग्रंथ हैं जिनके चित्रों की आकृतियों में सजीवता दिखाई देती है, जिसने राजस्थानी शैली के जन्म में सहयोग दिया? तो वो थी रति रहस्य और लौर चंद्रा। महावीर की माता त्रिशला के 16 स्वप्नों को किस शैली के में मुख्य रूप से चित्रित किया गया? तो वो थी शैली जैन शैली, अभ्रंश शैली के अंतर्गत, और किस उसमें? कल्पसूत्र के चित्रों में। लौर चंद्रा के लेखक कौन थे? तो मुल्ला दाऊद जो है लौर चंद्रा के लेखक थे। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? तो वो जो तीर्थंकर थे वो जो है कालिकाचार्य कथा में चित्रित हैं। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया तो अभ्रंश शैली में। चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृत तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है? तो वो थी जैन शैली। आगे देखते हैं, कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? तो कल्पसूत्र में तीर्थंकर की कहानियां हैं। तीर्थंकर की कहानियां हैं। भारत में आरंभिक पुस्तक चित्रण की परंपरा मुख्यतः किस शैली से जुड़ी है? तो वह है अभ्रंश शैली से। बसंत विलास का पटचित्र किसे मिला था? तो वो मिला था केशव राय, हर्षद राय, ध्रुव को सन 1925 में। अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीनतम प्रेमाख्यान कौन सा है? तो वो था अवधी भाषा में लिखा प्राचीनतम प्रेमाख्यान लौर चंद्रा। यानी लौर चंद्रा किस भाषा में है, क्वेश्चन आ सकता है। तो लौर चंद्रा जो है किस भाषा में था? अवधी भाषा में। स्वर्गीय मेहता ने 1926 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग में, अब ये पेंटिंग में किस शैली का उल्लेख किया है? तो गुजराती शैली का उल्लेख किया। अब पूछा जाता है स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग किसकी है? तो वह है मेहता की है, स्वर्गीय मेहता की।
और कब प्रकाशित हुई थी? तो 1926 में। अब है कल्पसूत्र की कुल कितनी प्रतियां प्राप्त हैं? कल्पसूत्र जो रचना थी भद्रबाहु की, वो उसकी जो है 5 प्रतियां प्राप्त हैं। बसंत विलास में किसका वर्णन है? तो बसंत आगमन का वर्णन है, और विशेष रूप से फागुन मास का। कालिदास की महान काव्य रचना कौन सी है? तो वह ऋतुसंहार है। बसंत विलास की प्रति किन शासकों के समय में गुजरात में लिखी गई है? तो वो मुसलमान शासकों के समय में लिखी गई है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जो है मेरे चैनल उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।